अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले जो 3 लेक्चर थे उसमें हम एलोट्रॉपी डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर जो लेक्चर 10 था उसमें हमने एलोट्रॉपी डिस्कस किया। लेक्चर 11 में हमने डायमंड को डिस्कस किया। फिर लेक्चर 12 में हमने जो ग्रेफाइट था ग्रेफाइट को डिस्कस किया। तो ये थे मेन 2 एलोट्रॉप्स जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। अब इसके बाद अगर आपको कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है। जैसे अगर मैं सपोज करो एक तरफ से डायमंड लिखूंगा, एक तरफ से ग्रेफाइट लिखूंगा, अगर इनको मुझे कंपेयर करना हो मैं इस तरीके से कंपेयर करूंगा। सबसे पहले मैं ये पहले बोलूंगा कि ये जो डायमंड होता है ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। पहली डिफरेंस इनकी स्ट्रक्चर में है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर डायमंड बनाता है, पढ़ा है आपने। अगर यहां पे हम बात करें ग्रेफाइट की, इसमें होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर, अब लेयर्ड स्ट्रक्चर में किस तरह के लेयर्स होते हैं? लेयर्स ऑफ शीट्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आपको ये बनेगा। यहां पे डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है, इसमें लेयर स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा आप ये बता सकते हो कि जो डायमंड में है, डायमंड होता है, इसके स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर 4 कार्बन एटम्स। तो एक जो होता है 4 के साथ 1 कार्बन एटम is bonded to 4 carbon atoms in tetrahedral manner शेप। आया समझ? यहां पे अगर हम बात करेंगे ग्रेफाइट में क्या देखा आपने, वहां पे एक तो होता है 3 के साथ, तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ लिंक होता है, लेकिन वो प्लेन में होता है, सेम प्लेन में, वो सेम प्लेन में होता है। और वो आपस में जो उनका वो एंगल होता है, जैसे ये एक कार्बन है, इसके साथ एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री एंगल होता है। 120 डिग्री एंगल इनके दरमियान होता है। तो यानी ये जिस तरह से ट्रायंगल होता है ना, इसी तरह से होता है, 1 2 और 3 वर्टिसेस। तो यहाँ पे 3। तीसरा पॉइंट अगर आपको कंपेयर करना है इनको, इसकी डेंसिटी बता सकते हो। इसकी डेंसिटी थी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे डेंसिटी थी ऑलमोस्ट मैंने बताया था 2.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक और पॉइंट आप बता सकते हो। फोर्थ पॉइंट आप कंपेयर कर सकते हो, ये जो डायमंड था ये था ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ इसमें क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें जो था वो था 2.45। लेकिन यहां पे अगर हम बोलेंगे ये होता है ब्लैक ग्रे, ये होता है ब्लैक यानी ओपैक। कहने का मतलब ये है कि ओपैक होता है और शाइनी होता है ना। ये है फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर आप फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनके दरमियान बताओगे तो वो ये है इनकी कंडक्टिविटी। अगर आप कंपेयर करोगे, ये है बैड कंडक्टर, डायमंड जो है बैड, ये सब आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। और ये जो है ये है गुड कंडक्टर, ये है बैड कंडक्टर, ये है गुड कंडक्टर। इसी के साथ आप ये भी बता सकते हो, मैंने आपको वहां पे बोला कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप है, यहाँ पे प्लेनर शेप, लेकिन यहाँ पे जो होता है इनके दरमियान जो एंगल होता है टेट्राहेड्रल एंगल वो होता है 109, हाँ 109 डिग्री 28 मिनट इनके दरमियान एंगल होता है। यहाँ पे 120 डिग्री एंगल होता है। और एक और चीज यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि ये जो इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म किस क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करता है, मैंने लिखाया था ऑक्टाहेड्रल और ये हेक्सागोनल। ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट होता है,
ये हेक्सागोनल क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट होता है। और इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो था ये इनसॉल्युबल था इन ऑल सॉल्वेंट्स, ये था इनसॉल्युबल इन ऑल ऑर्डिनरी, ये हम बोलेंगे इन ऑल ऑर्डिनरी सॉल्वेंट। जो हमारे पास ऑर्डिनरी सॉल्वेंट जैसे वाटर वगैरह उनमें ये इनसॉल्युबल है, लेकिन ये सारे जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें इनसॉल्युबल है, लेकिन ये ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है। लेकिन कुछ सॉल्वेंट ऐसे होंगे जिनमें डिजॉल्व होगा। तो ये थे मेन पॉइंट्स अगर हम इन डायमंड और ग्रेफाइट को आपस में कंपेयर करें, यानी इनकी डिफरेंस अगर हमें बतानी हो तो इस तरह से हम इसकी डिफरेंस बता सकते हैं। आया समझ? तो ये था कंपैरिजन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब इसके बाद अगर हम इस डायमंड और ग्रेफाइट की मेन यूजेस की बात करें, कहाँ पे ज़्यादातर डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, वायर इट इज़ यूज्ड मोस्ट, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा जो डायमंड होता है यहाँ पे लिखूंगा ग्रेफाइट, ये मैं यूजेस की बात कर रहा हूँ, मेन यूजेस, सारे यूजेस नहीं। देखो डायमंड जो होता है ये होता है, हाँ डिफरेंस में आप ये कर सकते हो एक और ऐड, डायमंड है हार्डेस्ट नून, ये डिफरेंस में ही लिखो, हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग, हार्डेस्ट नून नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस, ये होता है सॉफ्ट, ये होता है सॉफ्ट। जो ग्रेफाइट होता है ये होता है सॉफ्ट और ये होता है हार्डेस्ट। ये डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो वहां पे, ये होता है हार्डेस्ट, ये होता है सॉफ्ट। अब इनकी यूजेस अगर हम देखें, मेन यूजेस क्या होती है डायमंड और जो ग्रेफाइट है, इनकी मेन यूजेस की अगर हम बात करेंगे, वो मेन यूजेस क्या है। मेन यूजेस में इसके सबसे पहले ये जो डायमंड होता है हार्ड होता है, जिसकी वजह से कटिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, यानी कोई मेटल काटना हो जहाँ पे हमें प्रेसिजन ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए कटिंग में, तो वहाँ पे हम ये कॉस्टली मेथड यानी डायमंड कटिंग यूज़ करते हैं, यानी डायमंड एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट इज यूज्ड इन हाई प्रेसिजन कटिंग एप्लीकेशंस। हाई प्रेसिजन मीन्स हाई एक्यूरेसी जहाँ पे चाहिए उन जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम डायमंड जो होता है क्योंकि इसकी स्पार्कलिंग प्रॉपर्टी होती है, लाइट में एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, उसकी वजह से जो डायमंड होता है वो स्पार्कल करता है यानी चमकता रहता है, तो ये इसलिए यूज़ होता है ज्वेलरी में, एडोरमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे यूज़ होता है एडोरमेंट्स, ज्वेलरी वगैरह, वहाँ पे हम डायमंड को यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे हमें डेकोरेशन पर्पस के लिए हम इस डायमंड को यूज़ करते हैं। क्योंकि ये कॉस्टली है, अब हम डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करते, इसलिए एडोरमेंट्स, ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अगर ग्रेफाइट की बात करें, एक तो यूज़ मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में ही कि ये यूज़ होता है एज ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट जो होता है ये एज लुब्रिकेंट यूज़ होता है क्योंकि ये स्लिपरी होता है। इसके साथ साथ ये यूज़ होता है एज ए रिफ्रैक्टरी मटीरियल। रिफ्रैक्टरी मटीरियल का मतलब होता है दैट कैन सस्टेन वेरी हाई टेम्परेचर्स, दैट कैन सस्टेन यानी जो हायर टेम्परेचर पर सस्टेन करे, सर्वाइव करे, दैट कैन सस्टेन हायर टेम्परेचर्स, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी मटीरियल। आया समझ? जो हायर टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी मटीरियल। और इसके साथ साथ आपने देखा भी होगा लेड पेंसिल्स वगैरह, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन डायमंड और ग्रेफाइट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि डायमंड और ग्रेफाइट जो हमने एलोट्रॉपस 2 पढ़े क्रिस्टलाइन फॉर्म के, इनका कहाँ पे यूज़ होता है। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा एलोट्रॉप है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया था फुलरीन्स। तो अब हम फुलरीन्स देखेंगे कि फुलरीन्स क्या होते हैं। यहां पे अब हम डिस्कस करेंगे फुलरीन्स। व्हाट आर फुलरीन्स, फुलरीन्स क्या होते हैं और फुलरीन्स में इनकी स्ट्रक्चर वगैरह किस तरीके का होता है। देखो ये जो फुलरीन्स है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, ये डिस्कवर हुए बहुत लेट, डिस्कवर्ड वेरी लेट। कब हुई डिस्कवर? 1985 में।
1985 में ये जो फ्लोरीन्स है ये डिस्कवर हुए। और होते क्या है ये असल में, ये फ्लोरीन्स होते क्या है, ये होते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्बन एटम्स इस तरह से अपने आप को अरेंज किए होते हैं, एक केज जैसा, एक पिंजरा जैसा बनता है, स्फेरिकल राउंड राउंड केज, राउंड एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उनको हम बोलते हैं फ्लोरीन्स। यानी कहने का मतलब है ये होते हैं सबस्टेंशियल केज लाइक स्ट्रक्चर्स, केज लाइक राउंड होते हैं, तो यहां पे लिखूंगा मैं राउंड स्ट्रक्चर्स। सबस्टेंशियल केज लाइक राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, बने किसके होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन एटम्स के बने होते हैं। लेकिन वो कार्बन एटम्स के बने हुए होते हैं, लेकिन कितने कार्बन एटम्स होते हैं इसमें, देखो अब इसमें कोई डेफिनेट ये तादाद नहीं है कि हम बोलेंगे इतने कार्बन एटम्स होंगे। इसके मुख्तलिफ कार्बन एटम्स देखे गए हैं जो केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक राउंड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फ्लोरीन्स बनाते हैं। उसमें ये कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं, देखो 32 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 76 हो सकते हैं, 84 हो सकते हैं, 500 से ऊपर भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, जो जितने कार्बन एटम्स आपस में मिलते हैं और केज लाइक राउंड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लोरीन्स। तो इसलिए अगर वो केज लाइक स्ट्रक्चर 32 कार्बन एटम्स का बना है तो हम उसको बोलते हैं C32 स्ट्रक्चर। इसी तरह C50 एटम्स को बोलते हैं C50, इसको बोलते हैं C60 स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं C70, इसको बोलते हैं C676, इसको बोलते हैं C84। इसी तरह होता है 540 वगैरह, C540। इस तरह से अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लोरीन्स में। तो फ्लोरीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं सबस्टेंशियल, ये होते हैं केज लाइक राउंड स्ट्रक्चर्स। यानी जिस तरह से पिंजरा होता है, इसी तरह से पिंजरे की शेप की तरह एक कार्बन एटम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो उसमें हो सकता है 32 कार्बन भी हो सकते हैं, 50, 60, 70, ये देखा गया है। आमतौर पर जो कॉमन देखा गया है, जो मोस्ट ऑर्डिनरी जो हम इसको रेफर करते हैं, वो हम ये वाला C60 वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, मोस्ट ऑर्डिनरी रेफर्ड। तो ये है मोस्ट ऑर्डिनरीली रेफर्ड फ्लोरीन। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आप आमतौर पर फ्लोरीन्स की बात करते हैं ऑर्डिनरी व्यू में, ऑर्डिनरी पर्पस के लिए या जनरल पर्पस के लिए कॉमनली, तो हम ये C60 कार्बन को कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑर्डिनरी रेफर्ड का फ्लोरीन जो है वो C60 स्ट्रक्चर है, यानी वो केज लाइक स्ट्रक्चर जिसमें वो होता है 60 कार्बन एटम्स का एक केज बना होता है, राउंड स्ट्रक्चर, राउंड केज, जिसको हम बोलते हैं C60 स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं C60 स्ट्रक्चर। आमतौर पर हम फ्लोरीन C को बोलते हैं, तो C60 स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, और इसका नाम बक्की बॉल भी हम बोलते हैं, बक्की बॉल। C60 स्ट्रक्चर को हम बक्की बॉल भी बोलते हैं, या बकमिंस्टर फ्लोरीन्स भी बोलते हैं। या इनको हम C60 वाले स्ट्रक्चर को, जो C60 वाला केज लाइक स्ट्रक्चर फ्लोरीन होता है, इसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिंस्टर। बकमिंस्टर क्या था? बकमिंस्टर क्या था? एक अमेरिकन आर्किटेक्ट, अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसने डिजाइन किया था जियोडिसिक डोम्स। जिसने डिजाइन किया था जियोडिसिक डोम्स, और उन डोम्स का जो स्ट्रक्चर था, उन डोम्स का जो स्ट्रक्चर था, वो इस कार्बन C60 स्ट्रक्चर के साथ
रिजेंबल होता था। यानी बकमिंस्टर जो था ये अमेरिकन आर्किटेक्ट था जो जिसने डिजाइन किया था जियोडिसिक डोम्स, जिसने स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरीके से रिजेंबल होता था C60 स्ट्रक्चर के साथ। यानी जिस तरीके का स्ट्रक्चर C60 का स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके से वो डोम्स का स्ट्रक्चर मैच होता था, रिजेंबल होता था। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरिनस भी हम इनको बोलते हैं। तो ये एक हम इनको बोलते हैं कि ये एक सिमेट्रिक, ग्लोरियस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके के होता है, इसमें क्या क्या होता है, अब मैं वो आपको बताता जाऊंगा। आप देखो यहां पे जो फ्लोरिनस C60 की बात कर रहा हूं आमतौर पर, अब मैंने बोला जो फ्लोरिनस C60 फ्लोरिनस जो होते हैं C60 बक की बॉल या बकमिंस्टर फ्लोरिनस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं 20 हेक्सागोनल रिंग्स, 20 हेक्सागोनल रिंग्स एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स। देखो क्या होता है, ये जो C60 स्ट्रक्चर का होता है ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स और 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है। और वो सारे जो कार्बन होते हैं जो वो रिंग्स बनाते हैं उनमें वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स के 20 हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं और 12 पेंटागोनल रिंग्स होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके के बनता है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है, ये इस तरीके टिस्ट होता है, ऑल अराउंड क्लोज हो जाता है। और एक केज लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से फुटबॉल जैसी होती है ना, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर, सॉसर बॉल जो होती है उस का स्ट्रक्चर जैसे रिजेंबल होता है इसके साथ। जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं इस तरीके का, इसी तरह से जाता जाएगा ये। और ये एक तरीके का इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा ये, जिससे ये राउंड बन जाएगा, एक गोल बन जाएगा और एक बॉल की तरह, बॉल की शेप में बनेगा। अब मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं बनाने की, यहां पे गोल तो नहीं बनेगा लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं किस तरीके से। देखो पेंटागोनल रिंग्स और हेक्सागोनल रिंग्स इसमें होती है। तो इसी तरीके के स्ट्रक्चर होता है और ये फिर राउंड जैसा शेप बनाता है। इसी तरीके का ये ट्विस्ट होता है ऑल अराउंड, अराउंड यानी पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में ट्विस्ट होता है और राउंड स्ट्रक्चर बनाता है। आया समझ? अब मैं थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा आपको। ये जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये रिंग्स जो होती है ये ऑल अराउंड हर डायरेक्शन में ये रिंग्स ट्विस्ट हो जाती है, ऊपर से भी, यहां से भी, यहां से भी, नीचे से भी और यहां से भी ट्विस्ट होती है, एक राउंड शेप जैसा बनाती है जिसमें पेंटागोनल रिंग्स, 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है और 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये जो C60
स्ट्रक्चर यानी C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन बक्कीबाल, या है जिसको हम आमतौर पर फ्लोरीन्स बोलते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो फ्लोरीन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसकी विड्थ बोलेंगे, विड्थ ऑफ द बॉल, या हम बोलेंगे इसका डायमीटर जैसा जो होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 70 पिकोमीटर। इसका साइज जो होता है इस बाल का, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 70 पिकोमीटर, यानी ये होता है 6 से 10 टाइम्स लार्जर, 6 से 10 टाइम्स लार्जर, बड़ा किससे, देन H2 मॉलिक्यूल। जो H2 मॉलिक्यूल होता है उससे ये 6 से 10 टाइम्स बड़ा होता है, जो इसका इस बक्की बाल का साइज होता है। और ये जो केजेस होते हैं, बाल के जो केजेस होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। 1372 डिग्री केल्विन तक ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद ये अनस्टेबल होने शुरू होते हैं। तब तक ये उस टेम्परेचर तक 1300 के आसपास, उस टेम्परेचर के आसपास तक ये स्टेबल रहते हैं केज स्ट्रक्चर्स। उसके ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो ये डिस्टेबलाइज होता है और ये फिर स्टेबल केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता है। तो ये था तीसरा जो एलोट्रॉफ था, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। और ये इसमें भी जो आपने देखा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, और ये भी ब्लैक होता है, ये भी ओपैक होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और ये भी जैसे कि ग्रेफाइट एज लुब्रिकेंट यूज होता था, ये भी कई एप्लीकेशंस में एज लुब्रिकेंट्स हम यूज इसको करते हैं। तो ये था तीसरा जो हमारे पास एलोट्रॉफ होता है, फ्लोरीन्स। तो फ्लोरीन्स आपको क्या बताया मैंने, फ्लोरीन्स आर सबस्टेंशियल केज लाइक राउंड स्ट्रक्चर्स। ये एक पिंजरे की तरह, फुटबॉल जैसा होता है, एक सॉसर बॉल जैसा होता है, जिस तरीके उसमें वो स्ट्रिप्स जैसी होती है, स्मॉल वो पेंटागन हेक्सागन जैसे बने होते हैं, वो उसी तरीके का ये राउंड गोल शेप इसकी होती है, और इसको हम बोलते हैं फ्लोरीन्स। और फ्लोरीन्स जो होते हैं, ये C32 स्ट्रक्चर हो सकता है, C50 हो सकता है, C60 हो सकता है, C70 हो सकता है, C76 हो सकता है, C84 हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बोले। लेकिन आमतौर पर जो हम रेफर करते हैं वो हम C60 को रेफर करते हैं एज फ्लोरीन्स, यानी जिसको हम बक्की बाल या बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं और 12 पेंटागोनल रिंग्स होते हैं। और इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होते हैं, और ये राउंड होता है, और ये इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 70 पिकोमीटर के आसपास होता है, और इसके जो 6 to 10 टाइम्स लार्जर होता है देन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये होता है थर्ड एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। तो ये हो गया एलोट्रॉफी और एलोट्रॉफ्स ऑफ द कार्बन किस लाइन फॉर्म में जो हमने डिस्कस किए, ये आज कंप्लीट हुआ। ये पूरा टॉपिक एलोट्रॉफी, एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, या जिसको हम जो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है यूनिक नेचर ऑफ द कार्बन के लिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।